जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था। एक्सरसाइज है मुद्रा एवं बैंकिंग। प्रश्न हमने 1 से लेकर 200 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी 201 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पर इससे पहले अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो या तो यूट्यूब पे सर्च करोगे अध्ययन केंद्र मैथ, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उस साइट पे मीन्स उस चैनल पे जा सकते हो जहाँ अभी सगीर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है। 5 से 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुए हैं, धीरे धीरे पूरा बुक कंप्लीट होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति करता है? विदेशी विनिमय को स्वीकृति करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी बाहर से रुपये का हस्तक्षेप होगा, आयात होगा या निर्यात होगा, एग्जिम बैंक, उसको कौन रेगुलेट करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ट्रेजरी बिल जो होता है वो कौन बेचेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? समाधि जमा धनराशि। समाधि जमा धनराशि मीन्स होता है हम लोग जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, वही होता है। तो सबसे अच्छा कौन होता है? व्यापारिक, जैसे समझो, थोड़ा कुछ समझ लो। जैसे कि आप बैंक गए, ठीक, तो बैंक में आप पैसा जमा करोगे तो 2 टाइप से बैंक में अकाउंट खुलेगा। एक होता है आपका चालू खाता, ठीक ना, चालू खाता, और दूसरा क्या होता है? सेविंग खाता, जमा खाता खाते, उसको सेविंग खाता कहा जाता है। तो बैंक को चालू खाता से प्रॉफिट होता है। कहाँ प्रॉफिट होता है? क्योंकि चालू खाता में जो आप पैसा रखोगे ना, ओपन अकाउंट, उसमें बैंक को टैक्स नहीं देना पड़ता है। जैसे कि आपने चालू खाते में 1000 रुपया रख लिया, ठीक ना, तो बैंक का उस पर कोई भरोसा नहीं है, बैंक उस पर आपको टैक्स नहीं देगा। पर सेविंग अकाउंट में अगर आपने 1000 रुपया रख लिया ना, तो अगर आप 1 महीना या 2 महीना रख दोगे, एक्चुअली 3 महीने के बाद होता है, तो 4% या 6% बैंक को टैक्स देना पड़ जाता है। तो बैंक को उससे लॉस तो होता है, पर एक फायदा होता है, बैंक क्या कर सकता है, इस पैसे को अपने किसी दूसरे बिजनेस में लगा सकता है, उससे बैंक को प्रॉफिट होता है। तो ये तो क्या, सेविंग अकाउंट आप उसमें जमा करके रखते हो। फिर एक होता है फिक्स डिपॉजिट, आप जो 4 लाख 5 लाख का 6 साल के लिए 7 साल के लिए कर देते हो, तो जितने समय के लिए रहेगा, मैक्सिमम 10 साल के लिए इंडिया में होता है, ठीक ना, तो उस पर आपको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब उतने सालों में आपका रुपया दुगुना हो जाता है। सुने होगे, तो वही होता है समाधि जमा धनराशि, उसमें बैंक को सबसे अधिक फायदा होता है, ठीक ना। आगे प्रश्न हमारा, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालीन को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक का नहीं हुआ था, उसका 1955 में 1949 में हो गया था। उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। स्टेट बैंक का याद रख लेना 1949, और ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है हमारा 206 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? इसमें से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? तो ये लुफ्थांसा नहीं है, जबकि AN एग्रो, HSBC और BNP परिबास, ये सब या तो कोई बैंक है या कोई वित्तीय कंपनी। वित्तीय कंपनी मतलब जो बैंक तो नहीं है पर फिर भी लोन वोन देता है, तो वो होता है वित्तीय कंपनी, फिनेंशियल हेल्प करता है। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण से है? मतलब हाउसिंग लोन कौन सा बैंक इसमें से प्रोवाइड करवाता है? तो HDFC। आंसर क्या बनेगा? डी। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? इसमें से किसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो शहरी सहकारी बैंक को नहीं किया गया है, जबकि सहकारी क्षेत्रीय बैंक को, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक को और क्षेत्रीय बैंक को इसमें वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो माल का आयात फैसिलिटेट करना, ये बैंक का काम नहीं है, जबकि ऋण देना, ग्राहकों को चेक या ड्राफ्ट की वसूली करना और बैंक ड्राफ्ट जारी करना, ये सब बैंक का काम होगा। ये एग्जिम बैंक का काम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी तो आप इसका काम बोल सकते हो। RBI का कर सकते हो, सिंपल बैंक का ये काम नहीं होगा। वो भी आयात को नहीं करेगा, वो विदेश से जो फंडिंग आता है ना, मतलब इसको क्या कहा जाता है? IMF, ये तो हो गया इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट, एफडीआई होता है, ठीक ना। इसको कौन रेगुलेट करेगा, एफडीआई को, वो करेगा आरबीआई। इसका याद रख लो फुल फॉर्म, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है एफ डी ए करके आ जाता है। अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा ना तो उसका सिंपल एक अमेरिका लगा रहा था और सब में इंडिया लगा रहा था और सब देश का करेगा, उतना आपको नहीं जानना है अभी, बस आप याद रखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे प्रश्न है 210 नंबर, भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण के लिए निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है। सबसे अधिक ऋण देने का किसका है, वाणिज्यिक बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का। आंसर बनेगा यहाँ पे ए। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर अगर एक साथ हो जाए उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये अभी तक 3 बार रिपीटेड है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। जब पहले मुद्रास्फीति समझ लो, जब मार्केट में सामान कम हो और पैसा अधिक हो, समझ लो, मार्केट में सामान कम है और आपके पास पैसा अधिक है तो वो होता है मुद्रास्फीति, मीन्स इन्फ्लेशन, महंगाई। और अगर बेरोजगारी भी अधिक है और आपके पास पैसा भी अधिक है, बस सामान कम है, उसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। दोनों में बस यही अंतर है थोड़ा, इसमें बेरोजगारी शामिल हो जाता है। इसको याद रखना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, जिसे हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब मार्केट में कम है, उसे हम कहेंगे दुर्लभ मुद्रा। जैसे हमारा दिनार, अभी हमारा दिनार नहीं दूसरे का दिनार है, या फिर डॉलर, पाउंड, जिसका भी वैल्यू भारतीय रुपये से अधिक है, या फिर यूँ कह ले विकसित देशों का जो करेंसी है वो हमारे लिए क्या है, दुर्लभ मुद्रा है। वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं नकदी रिजर्व, नकदी रिजर्व। आंसर क्या बनेगा, ए। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है, इसे हम कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, आंसर है बी। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है, तो है सरकारी खर्च का नियंत्रण। सरकारी खर्च का नियंत्रण रिजर्व बैंक नहीं करेगा, जहां भी केंद्रीय बैंक है इसका मतलब है रिजर्व बैंक, ये नहीं करेगा। जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय, वही जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका करेगा। मौद्रिक नीति को नियंत्रण करेगा, और बैंकर का तो बैंक के रूप में कार्य करेगा ही, बैंकर का बैंक है, सिंपल आदमी का बैंक नहीं है वो केंद्रीय बैंक, ठीक ना। जबकि सरकारी खर्च का नियंत्रण नहीं करेगा, उसको कौन करता है, कैग करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल करता है उसको। आर्टिकल 76 में उसका जिक्र किया गया है, ये भी याद रख लो। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है। इसमें से कौन सी मुद्रा को कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है, ये SDR को, SDR। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बचत खातों पर जो मिलेगा इंटरेस्ट वो बैंक द्वारा निर्धारित होता है, कोई इसमें से खास निर्धारित नहीं करेगा। इसको ऐसे समझो कि आप, हालांकि कोई भी रेट जो है बैंक, मतलब जो पर्सनल बैंक होता है वो फिक्स करता है, ये सब फिक्स नहीं करता है। जैसे मान लो आपने किसी SBI से, मान लो SBI से लोन लिया है और आपके भाई ने ले लिया है पंजाब नेशनल बैंक से लोन, ठीक है ना। तो हो सकता है कि SBI का रेट हो 8% और PNB का मान लो 4% ही हो। तो ये जो रेट है वो जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो ना वो निर्धारित करता है, कोई संस्था उसका निर्धारण नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन हाँ, रिजर्व रेट या फिर रेपो रेट ये सब फिक्स होता है, क्योंकि RBI से उसका रिएक्शन होता है ना। RBI से स्टेट बैंक लेगा तो वो होता है रेपो रेट, SBI अगर RBI को देगा तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये सब फिक्स होता है, पर बैंक रेट ये जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। हाँ, इसका न्यूनतम रेट जिसको बेस रेट कहते हैं वो फिक्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। आगे प्रश्न है हमारा, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात मतलब CRR, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। इससे क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। CRR क्या होता है कि रिजर्व बैंक ये घोषणा करता है कि जैसे मान लीजिए एक बैंक के पास, जैसे SBI है, ठीक ना। SBI का संपत्ति है 200 करोड़, 200 करोड़, ठीक ना। इसमें से
आरबीआई कहता है कि तुम हमको 115 करोड़ मेरे पास रखो और जो है 85 करोड़ जो है उससे तुम बिजनेस करो, ठीक। लेकिन कुछ दिन के बाद एक फैसला आता है कि नहीं, सीआरआर को वृद्धि कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आरबीआई कह रहा है कि तुम हमको 150 करोड़ जो है मेरे पास रख दो और 50 करोड़ जो है उससे तुम बिजनेस करो। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा कम आएगा, ठीक ना। तो जो उधार देगा बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो लोगों को उधार देगा, उसमें क्या होगा, कमी होगा। ये कब होता है, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो आरबीआई का काम होता है कि मार्केट से पैसा लिया जाए, तो क्या करेगा वो, बैंक रेट या फिर सीआरआर जो भी होता है उसको वो बढ़ा देगा और साथ ही सीआरआर को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। उससे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे प्रश्न है, भारत में वाणिज्य बैंकों के कार्यों में शामिल है, इसमें से कौन सा कार्य जो है वाणिज्यिक बैंकों के लिए शामिल है। तो ग्राहकों की ओर से शेयर और प्रतिभूतियों को खरीद या बिक्री, ये बिल्कुल सही ये काम करेगा। वसीयतों के लिए नहीं, वसीयतों के लिए जमीन का कागजात, इसके लिए न्याय नहीं प्रदान करेगा बैंक, इसके लिए तो अलग सीओ काम करता है हमारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब बैंकिंग लोकपाल, तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, ये बिल्कुल सही है। बैंकिंग लोकपाल अच्छा होता क्या है, जैसे मान लो बैंकिंग के क्षेत्र में मान लो एसबीआई का कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत किया, गलत आपको मारा पीटा ऐसा नहीं, मतलब खाते से रिगार्डिंग, पैसे से रिगार्डिंग ऐसा कुछ हुआ, तो उसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हो। इसका नियुक्ति कौन करता है, आरबीआई करता है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है, वो सबका सुनेगा, जिसका भी बैंक में खाता होगा उसका शिकायत सुनेगा, चाहे वो भारत का निवासी हो निवासी नहीं हो, ये भी सही है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। उसका फिर वो सुप्रीम कोर्ट सजा बैंकिंग लोकपाल नहीं देगा, सजा न्यायालय ही देगा, पुलिस ही देगा, पर वो फैसला सुना सकता है, ठीक ना। आपका यहाँ पे ये सी ऑप्शन गलत है। आगे, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। सेवा क्षेत्र जो होता है ना सरकारी, जैसे हमारा न्यायिक सेवा जो है वो फ्री है, लेकिन हम पर्सनल वकील रखते हैं तो हमको पैसा लग जाता है। जैसे आप पुलिस के पास जाओ कोई केस करने के लिए, ठीक ना, कि मान लो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, भगवान करे चोरी हो ना, लेकिन उसके लिए अगर पुलिस आपसे पैसा मांग रही है तो वो गलत है। वो सेवा क्या है, निःशुल्क है। न्यायिक सेवा हमारे देश में निःशुल्क है, ठीक। तो यही बैंकिंग लोकपाल भी क्या है, हमारे लिए निःशुल्क है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, जबकि तीनों कथन सही है। आंसर हमारा सी बनता। आगे प्रश्न है, भारत में गैर वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। गैर बैंकिंग के लिए है, तो ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं लेता है, ये बिल्कुल भाग लेता है। जो भी गैर बैंकिंग होगा या बैंकिंग होगा, अगर सरकार का कोई नियम होगा ना तो सबके लिए होगा, तो यहाँ पे ये अपना गलत हो जाएगा। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता, ये यहाँ पे सही है। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता, वो उस पर करेगा नहीं करेगा, तो ये आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। वो होता है SLR, सब्स्टिट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सबविधिक तरलता अनुपात। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ, इन्फ्लेशन बोल सकते हो, स्फीति के साथ, प्राइस के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप मार्केट में क्या होगा, जब भी बैंक रेट कम कर देगा तो आदमी को लोन क्या होगा, सस्ते में मिलेगा, जिससे मार्केट में क्या हो जाएगा, काफ़ी अधिक पैसा आ जाएगा। तो बाजार में पैसा आ जाएगा, पैसा मतलब तरलता, बाजार की तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में 50 रुपये की करेंसी पर कौन हस्ताक्षर करेगा, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुतम सीमा कितनी है। पीपीएफ खातों में निवेश का पेंशन फंड करके आता है, तो उसमें अधिकतम राशि कितना हो सकता है, अधिकतम राशि है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपया कह सकते हो। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसने जारी करने की तारीख से डैश के लिए वैध रहेगा। जब हम चेक पे तारीख डाल देते हैं उससे कितने दिनों के अंदर हमको उस चेक का यूज़ करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्से को अर्जित किया है। यह बैंक
निम्नलिखित में से कौन सा है? ये बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड डैश के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड को कौन सा कार्ड कहते हैं हम? प्लास्टिक मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखो। प्लास्टिक मनी का संबंध क्रेडिट कार्ड से है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए, जहाँ भी ये लाइन है ना, इसका मतलब समझो सेविंग अकाउंट, डैश से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर लेते हैं। ये किससे अधिक ब्याज दर लेगा? तो वरिष्ठ नागरिकों से। वरिष्ठ नागरिकों को मतलब अगर मान लो आप किसी अकाउंट में 5 लाख रुपया जमा किए हो, आप युवा हो, और कोई सीनियर सिटीजन जिसकी आयु 60 या 65 साल है और उसने जमा किया है 5 लाख रुपया, तो जो टैक्स होता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो वरिष्ठ नागरिकों को अधिक मिलता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांक द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता, एक मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? तो सेविंग अकाउंट का रसीद। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू, मतलब रेखा उस पर अंकित कर देते हैं? तो आंसर क्या बनेगा? चेक। चेक पे हम लोग साइड में ऐसा क्या करते हैं, इसमें घस देते हैं ना, तो वही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? डेवलपमेंट बैंक इसमें से कौन सा है? आसान सा प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा अपना? राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? आंसर है भूमि और भवन का। अस्थाई बंदोबस्ती जिसे कहते हैं, भूमि और भवन का मतलब बंधक। जैसे मान लो आप लोन लेते हो किसी बैंक में, तो लोन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जमीन का कागज दिया जाता है। अगर पैसा आप नहीं दोगे तो क्या होगा? किसका बंधक बनाया जाएगा? भूमि और भवन का। यही है आंसर यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? इसमें से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे और समझो, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो USA का बैंक है, ऐसा विदेशी बैंक जो सबसे अधिक भारत में है, तो ये आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ही है। और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा विदेशी बैंक नहीं है? तो ING वेश्या बैंक, ये भारतीय बैंक है, विदेशी बैंक नहीं है। जबकि HSBC, BNP परिवास और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये सब विदेशी बैंक है। आंसर यहाँ पे D बनता। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में है? जिसका कार्यालय शाखा है इसमें से भारत में है, और वो एक क्या है? विदेशी बैंक है। आंसर बनेगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये सब देशी बैंक है, ठीक ना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्या है? विदेशी बैंक है। आंसर बनेगा D। टीजर ऋण क्या है? टीजर ऋण क्या है? आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है, इसे ही कहते हैं टीजर ऋण। समय के साथ साथ क्या होगा? ऋण बढ़ता चला जाएगा, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आगे प्रश्न है, बैंक की एक शाखा जो एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है, जो ग्राहक को वापस चाहता है, बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बैंक को क्या करना चाहिए? असली नोट से प्रस्तावित करेगा, मतलब उसको चेकिंग करेगा। आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर D। अशोध्य ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अशोध ऋण का अर्थ क्या है? किस कंपनी का देय राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। अशुद्ध राशि का मतलब क्या हुआ? जिसको NPA कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसा लोन जो अब बैंक को भुगतान नहीं होने वाला है, उसे अशुद्ध ऋण या NPA कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 3 महीने होता है या 90 दिन होता है उसका टेन्योर, उससे अधिक अगर मतलब लोन वापस नहीं आ रहा है उसको हम NPA में डाल देते हैं। हमारे देश के लगभग सभी बैंक ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए डैश की सुविधा शुरू की है। कौन सी सुविधा शुरू की है? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड। खुदरा बैंक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो वह है आपका मूलभूत सुविधा ऋण। मूलभूत सुविधा ऋण। RTGS लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? इस प्रश्न को छोड़ दो। अच्छा, ये राशि पूछा जा रहा है, इसको तो याद कर लो, नहीं तो उसमें इंटरेस्ट जो है ना अब वो फ्री कर दिया गया है। तो निर्धारित न्यूनतम राशि है 25,000 और अधिकतम क्या है? 1 लाख रुपया। उसको आप RTGS कर सकते हो, रियल टाइम ट्रांसफ़र होता है RTGS के अंतर्गत। इसमें पहले पैसा लगता था कि आप अगर 25,000 करते हो तो 20 रुपया लगेगा या कुछ ऐसा चार्ज लगता था, अब उसको फ्री कर दिया गया है ताकि अधिक लोग इसको यूज कर सकें। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रेपो रेट का सही अर्थ है? रेपो रेट जिसको RR कहते हैं, मतलब न्यूज में आता होगा कि रेपो रेट बढ़ गया है, घट गया है, उसका अर्थ क्या होता है? तो बैंक द्वारा RBI से उधार लेने की दर को कहते हैं हम रेपो रेट। मतलब RBI
और बैंक है, आरबीआई से अगर बैंक पैसा लिया, उधार लिया, तो जो इंटरेस्ट पेड करना होगा उसे हम कहते हैं रेपो रेट। लेकिन फिर बैंक के पास अधिक पैसा हो गया, अब चाहता है कि थोड़ा पैसा हम आरबीआई में जमा कर दें, तब जो उसको सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। कभी भी रेपो रेट अधिक होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा, ठीक ना। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट अधिक पे करना होगा, लेकिन जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तब बैंक जो हमको पे करते हैं वो क्या होता है, कम होता है। इस दोनों का डिफरेंस संभवतः 1% का होता है, ठीक ना, संभवतः, हमेशा नहीं, कभी 0.50 भी होता है, तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि में काम कर सकती है वह इसमें से क्या है, वह है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वही ये होता है कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, 200 करोड़ रुपया में बैंक कोई खोलेगा तो 115 करोड़ क्या होता है वो आरबीआई को जमा करना होता है, और 85 करोड़ से वो लेन देन करेगा, जिसमें 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। आगे हमारा, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है। आरबीआई के मापदंड के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज, मतलब आप जो अकाउंट खुलवाने के लिए जाओगे तो सबसे वैध कौन सा होगा, आपका चुनाव पहचान पत्र। पर अकाउंट खुलवाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, एक होता है रेजिडेंटल प्रूफ, मतलब आप कहाँ के निवासी हो वो प्रूफ चाहिए, और एक होता है फोटो प्रूफ, मतलब ऐसा जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पैन कार्ड हुआ, जिसमें आपका फोटो हो, ठीक ना, और साथ में आपका नाम हो, तो 2 प्रूफ चाहिए। आगे प्रश्न है आपका, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसी बैंकिंग लिखित व चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही में मुद्रित 9 अंक संख्या को क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं MICR कोड। आंसर क्या बनेगा, बी। प्रश्न ऐसे भी आएगा, MICR कोड में कितने अंक होते हैं, तो 9 अंक होते हैं, दोनों याद रख लो। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन आवंटन सिस्टम इसमें से कौन सा है, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सबसे फास्ट बैंकिंग रेगुलेट करने का सिस्टम है। आगे, निम्नलिखित में से एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति का अपना मूल्य प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बॉन्ड जारी करना। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है, देनदार होता है, ग्राहक बैंक का देनदार होगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मतलब ये फैसिलिटी होता है जो अमीर ग्राहकों को दिया जाता है। अमीर ग्राहक से मतलब ये होता है जो अधिकतर बिजनेसमैन या बैंक में अधिक का पैसा रखते हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए आपके बैंक में 10,000 रुपया है, तो आप बैंक से कितना रुपया निकाल सकते हो, 10,000 निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको, मतलब आपको नहीं, बैंक को आप पे फेथ है कि नहीं, आपके पास इतना कैपेबिलिटी है कि अगर आप बैंक से पैसा भी लेते हो तो आप बैंक को अदा कर दोगे, तो आपको बैंक क्या करेगा कि 50,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दे देगा। इससे क्या होगा कि आपका अगर बैंक में पैसा नहीं भी है तब भी आप 50,000 निकाल सकते हो सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक ना। तो उसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके लिए आपको कोई जमीन का कागज ये सब नहीं डालना पड़ेगा, वो आपका एक क्रेडिट कार्ड हुआ एक तौर पे। तो आंसर क्या होगा, देनदार, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर, मतलब बैंक दर क्या होता है, तो वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को विनिमय बिल भी डिस्काउंट करता है। आंसर क्या बनेगा, बी। मतलब ये बैंक दर जो है इसी को बेस रेट कहा जाता है, इससे कम इंटरेस्ट पे आपको कहीं भी लोन नहीं मिलेगा। आगे प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है। क्रेडिट कार्ड से लोग भुगतान करना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रेडिट कार्ड यही होता है कि अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप यूज कर लो और बाद में बैंक को पेड कर दो, तो ये अच्छा रहता है। आगे है 252 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। इसमें से वाणिज्यिक बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, तो CRR, SLR और रेपो रेट जैसे नीतिगत दर तय करना, ये कौन करता है, आरबीआई करता है, ये आरबीआई तय करेगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर चेक आरहित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार होता है। कौन सा अधिकार होगा, तो चेक के भुगतान के पहले उसका भुगतान रोकने का, चेक भुगतान करने से पहले उसका भुगतान रोकने का। आंसर है सी। भारत में सिक्के को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, सिक्का जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो वो भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर, अच्छा क्या क्वेश्चन है, कौन अधिकृत करते, इसको ध्यान से समझो। इसका आंसर यहाँ पे वित्त मंत्रालय है। इस पे जो सिग्नेचर या फिर मुहर होता है वो होता है वित्त मंत्रालय का, 1 रुपये के नोट पे और 1 रुपये के कॉइन पे भी। लेकिन जो कितना छापना है उसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रश्न अगर ये आए कि भारत में सिक्के के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो वो होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, इसको रिपीट कर लो, बहुत गलती होता है इसमें, फिर से रिपीट करते हैं इसको। भारत में सिक्के को जारी करने के लिए कौन अधिकृत करता है, तो वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव। आगे प्रश्न है, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति मीन्स इन्फ्लेशन के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करेगा। जब इन्फ्लेशन होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ा देना पड़ेगा, रेपो रेट में वृद्धि कर देना पड़ेगा। आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट में बढ़ा देना पड़ेगा, डी। आगे प्रश्न है, विलास वस्तु जो लग्जरियस थिंग होता है के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। उसके लिए हम किस प्रकार का ऋण देते हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण मतलब जो उपभोक्ता, जो कस्टमर अमीर है या फिर जो टिकाऊ है उसको ऐसा ऋण दिया जाता है, जैसे कार लोन ये सब दिया जाता है। उसके लिए आपको 6 महीने का क्या होता है, बैंकिंग स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है, देना पड़ता है, मतलब वो क्या हुआ, टिकाऊ उपभोक्ता हुआ। आगे प्रश्न है, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करता है। कृषि के लिए अगर कोई ऋण देता है तो बैंक उसको किस टाइप का ऋण समझता है, बैंक उसको कहता है प्राथमिकता प्राप्त ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, मतलब प्राइमरी सेक्टर के लिए ये ऋण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं के ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है। आंसर बनेगा यहाँ पे CIBIL, CIBIL। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में F का अर्थ क्या है, तो फॉरेन। आंसर बनेगा C। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम आधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ता को दिया जाता है। ये किस प्रकार के उपभोक्ता को मिलेगा, तो ऐसा उधारकर्ता जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उसको ये मिलता है। जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है मतलब वो पैसा टाइम से नहीं पहुंचाता है, उसको सब प्राइम आधार, मतलब प्राइम आधार हुआ सबसे अच्छा, प्राइम उधार सबसे अच्छा, सब प्राइम हो गया कि थोड़ा खराब, ठीक ना। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। देखो और इस एक्सरसाइज में टोटल 60 प्रश्न बचे हुए हैं, तो अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।